नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। इस श्रृंखला में ऐसे प्रश्न होंगे जो आगामी 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, जनवरी 2020 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि बनने वाला नंदूर मध्य महेश्वर किस राज्य की पहली आर्द्रभूमि है? हमारा पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है मेघालय, तीसरा विकल्प है मिजोरम, चौथा विकल्प है मणिपुर। हमारा सही आंसर है विकल्प ए महाराष्ट्र। नंदूर मध्य महेश्वर महाराष्ट्र का पहला आर्द्रभूमि बनने वाला स्थान है। जनवरी 2020 में जो है रामसर कन्वेंशन में भारत के 10 आर्द्रभूमियों को स्थान प्राप्त हुआ है। इनमें से कुल एक स्थान जो है, जो कि अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, नंदूर मध्य महेश्वर पश्चिमी बिहार, यह महाराष्ट्र में स्थित है। और पंजाब की कुल 3 आर्द्रभूमियाँ और उत्तर प्रदेश की कुल 6 आर्द्रभूमियाँ सम्मिलित की गई हैं। इस प्रकार से कुल 10 आर्द्रभूमि सम्मिलित हुई है। यह भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि कुल कितनी आर्द्रभूमियों को रामसर कन्वेंशन में स्थान मिला है भारत की, तो इसमें हो जाएगा 10 आर्द्रभूमि। अगर आता है कि महाराष्ट्र की कितनी भूमियों को स्थान मिला है, कितने पश्चिमी बिहार को स्थान मिला है, तो वह होगा केवल एक नंदूर मध्य महेश्वर पश्चिमी बिहार को। इसके अलावा जो है पंजाब की 3 आर्द्रभूमियों को इसमें स्थान मिला है। उसमें परीक्षा में मिलान के लिए भी आ सकता है। तो नांगल वन्यजीव अभयारण्य है, नांगल वन्यजीव अभयारण्य। दूसरा है केशवपुर आर्द्रभूमि, इसे जो है गुरदासपुर पश्चिमी बिहार के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा हमारा है ब्यास आर्द्रभूमि। तो पंजाब की कुल 3 आर्द्रभूमियाँ और महाराष्ट्र की 1 आर्द्रभूमि, जो कि हमारा प्रश्न ही है। और उत्तर प्रदेश की कुल 6 आर्द्रभूमियों को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। पहला है सरसई नावर झील। यह चूँकि परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश की ही है, इसलिए जो है यह जो है परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर उत्तर प्रदेश में आ जाता है तो सरसई नावर झील, सरसई नावर झील यह इटावा में स्थित है। दूसरा है नवाबगंज पश्चिमी बिहार, यह उन्नाव जिले में स्थित है। तीसरा है समसपुर पश्चिमी बिहार, यह रायबरेली में स्थित है। चौथा है सांडी पश्चिमी बिहार, सांडी पश्चिमी बिहार हमारा हरदोई में है। और इसके बाद जो है 5वां पार्वती अर्गा पश्चिमी बिहार है, यह गोंडा जिले में है। और छठा और अंतिम समान पश्चिमी बिहार, यह मैनपुरी जिले में अवस्थित है। तो इस प्रकार से कुल 10 आर्द्रभूमियों को जो है इसमें स्थान मिला है। 1 आर्द्रभूमि महाराष्ट्र में, 3 आर्द्रभूमि पंजाब में और 6 आर्द्रभूमि हमारे उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार से टोटल जो है कुल 10 आर्द्रभूमियाँ हैं। और इनको लेकर भारतीय आर्द्रभूमियों की संख्या 37 हो गई है। भारत में कुल कितनी आर्द्रभूमियाँ हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन में स्थान मिला है? 37 है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। और एक प्रश्न परीक्षा में बार बार आता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब थोड़ा सा ये है कि जो है रामसर कन्वेंशन क्या है? तो रामसर कन्वेंशन जो है हमारी जो नम भूमि है, आर्द्र भूमि है, उनको संरक्षित करने के लिए एक समझौता हुआ था 2 फरवरी
2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ था और यह समझौता जो है रामसर नामक स्थान पर हुआ था। रामसर, और रामसर कहाँ पे है? यह ईरान में अवस्थित है। कहाँ पे है? ईरान में। इसलिए जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यह भी कहीं कहीं प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामसर समझौता किससे संबंधित है? तो रामसर समझौता आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। मुझे लगता है कि इतना जो है आपके परीक्षा के लिए पर्याप्त है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल में ही कैबिनेट द्वारा किस विधि आयोग के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है? पहला विकल्प है 22वां विधि आयोग, दूसरा विकल्प है 23वां विधि आयोग, तीसरा विकल्प है 24वां विधि आयोग और चौथा विकल्प है 25वां विधि आयोग। इसमें जो हमारा सही आंसर है, सही उत्तर है विकल्प ए 22वां विधि आयोग। तो अभी कैबिनेट ने जो है हाल ही में ही 19 फरवरी 2020 को 19 फरवरी 20 को जो है 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। और यह जो है यह एक परीक्षा में प्रश्न आता है कि जो है विधि आयोग क्या जो है किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक या गैर संवैधानिक? तो विधि आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसमें जो है एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 जो है इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 5 अधिकतम 5 की संख्या निश्चित नहीं होती है। इसमें जो है 5 अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य होते हैं और एक जो है विधायी विभाग का सचिव इसका जो है एक पदेन वो जो है सदस्य होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जायरे मेसियस बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो हमारा पहला विकल्प है ब्राज़ील, दूसरा विकल्प है अर्जेंटीना, तीसरा विकल्प है चिली और चौथा विकल्प है मैक्सिको। तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प ए ब्राज़ील। अभी जो है 26 जनवरी 2020 को जो 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इसमें हमारे मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायरे मेसियस बोल्सोनारो जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। हमारा अगला प्रश्न है भारत सरकार ने विदेश सेवा संस्थान के नाम में परिवर्तन करके किस पूर्व विदेश मंत्री के नाम पर उसका नामकरण किया है? पहला विकल्प है प्रणब मुखर्जी, दूसरा विकल्प है सुषमा स्वराज, तीसरा विकल्प है नटवर सिंह और चौथा विकल्प है जसवंत सिंह। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी सुषमा स्वराज। 13 फरवरी 2020 को हमारे पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के जो है 68वीं जयंती पर जो है नई दिल्ली में अवस्थित विदेश सेवा संस्थान का नाम परिवर्तित करके सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया? हमारा पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 7 और चौथा विकल्प है 8। तो राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 कुल 7 श्रेणियों में प्रदान किया गया। कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया? कुल 7 श्रेणियों में प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया?
14 जनवरी 2020 को किसके द्वारा प्रदान किया गया? केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। उनका पूरा नाम है नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी के द्वारा जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और कुल 7 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहली श्रेणी का नाम है परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता। दूसरी श्रेणी है परिचालन और रखरखाव में उत्कृष्टता। तीसरी श्रेणी है टोल प्रबंधन में उत्कृष्टता। चौथी श्रेणी है राजमार्ग सुरक्षा में उत्कृष्टता। पांचवी श्रेणी है नवाचार। छठवीं श्रेणी है चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य और 7वीं श्रेणी है हरित राजमार्ग। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही किस पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई? हमारा पहला विकल्प है कोचीन पोर्ट ट्रस्ट। दूसरा विकल्प है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और चौथा विकल्प है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प बी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की जो है 150वीं वर्षगांठ अभी जो है मनाई गई है 12 जनवरी 2020 को। 12 जनवरी 2020 को जो है इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। हम लोगों को मालूम होगा कि जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नामकरण जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। और इस अवसर पर जो है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया है? पहला विकल्प है कर्नाटक। दूसरा विकल्प है तेलंगाना। तीसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश और चौथा विकल्प है ओडिशा। तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प सी, आंध्र प्रदेश। अभी 27 जनवरी 2020 को जो है आंध्र प्रदेश विधानसभा ने अपने अध्यक्ष तम्मिनेनी सीताराम की अध्यक्षता में जो है एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आंध्र प्रदेश से जो है अब विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाएगा। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि अनुच्छेद 169(1) के तहत जो है विधान परिषद का जो है उत्साधन या उन्मूलन किया जा सकता है और आंध्र प्रदेश विधान सभा ने जो है ऐसा निर्णय लिया है कि जो आंध्र प्रदेश में अब विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है। इसका जो है एक राजनीतिक कारण है, कोई ऐसा और कारण नहीं है कि आंध्र प्रदेश विधान परिषद में जो है सत्ताधारी पक्ष का जो है बहुमत नहीं है और जब विधानसभा जो है सरकार के द्वारा कोई कानून पेश किया जाता है तो विधान परिषद में जो है उसे रोक दिया जाता है या उस पर विभिन्न प्रकार की आपत्तियां की जाती है, जिस कारण से जो है आंध्र प्रदेश विधानसभा ने ऐसा किया है कि हम इस मूल कारण को ही समाप्त कर देंगे। तो अगर यह प्रस्ताव जो है पास हो जाता है तो अभी वर्तमान में तो हमारे देश में कुल जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर आंध्र प्रदेश से विधान परिषद समाप्त हो जाती है तो कुल 5 राज्यों में ही विधान परिषद का अस्तित्व होगा। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है,
जनवरी 2020 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर है? पहला विकल्प है 65वें स्थान पर, दूसरा विकल्प है 68वें स्थान पर, तीसरा विकल्प है 75वें स्थान पर और चौथा विकल्प है 80वें स्थान पर। तो अभी हाल में ही मतलब 23 जनवरी 2020 को जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया है और यह सूचकांक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसने कुल 180 देशों को इस सूची में शामिल किया था, जिसमें भारत का स्थान है 80वां स्थान भारत का है। और कितने देश को इसमें सम्मिलित किए गए थे? कुल 180 देशों को इस सूची में सम्मिलित किया गया था और पहला स्थान जो है डेनमार्क का है। पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का पहला स्थान है। दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड कभी कभी क्रम मिलाने के लिए दे दिया जाता है, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। और तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। फिनलैंड जो है सब प्रसन्नता बोध सूचकांक में जो है सर्वोच्च स्थान पर लगभग हमेशा बना रहता है। और अंतिम स्थान अगर पूछ लिया जाए तो सोमालिया है। अंतिम स्थान पर सोमालिया, अंतिम स्थान पर सोमालिया है। भारत का स्थान कितना है? 80वां स्थान है, जो कि परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है कि भारत का स्थान। तो 80 स्थान पे भारत अवस्थित है। पहले स्थान पे न्यूजीलैंड है, दूसरे स्थान पे जो है फिनलैंड है और दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है और अंतिम स्थान पर सोमालिया है। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? पहला विकल्प है उधम सिंह नगर, दूसरा विकल्प है गैरसैंण, तीसरा विकल्प है जागेश्वर और चौथा विकल्प है चमोली। इसमें सही उत्तर है विकल्प बी गैरसैंण। जो है 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरसैंण में घोषित किया है कि हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे होगी? गैरसैंण में होगी। वैसे जो है उत्तराखंड की राजधानी मुख्य रूप से जो है जो आधिकारिक राजधानी है वह देहरादून में है। उत्तराखंड में 2 राजधानियाँ होती हैं, एक स्थायी राजधानी देहरादून में है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हमेशा बनाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? पहला विकल्प है 142वें स्थान पर, दूसरा विकल्प है 143वें स्थान पर, तीसरा विकल्प है 144वें स्थान पर और चौथा विकल्प है 145वें स्थान पे। इसमें सही उत्तर है विकल्प ए 142वें स्थान पर भारत को रखा गया है। तो एक संस्था है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने जो है अप्रैल 2020 में जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया, जिसमें उन्होंने कुल 180 देशों को स्थान दिया था और उसमें से भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सूची में पहले स्थान पे है नॉर्वे, दूसरे स्थान पे है फिनलैंड, तीसरे स्थान पे है डेनमार्क और भ्रष्टाचार में पहले स्थान पे है डेनमार्क और फिनलैंड जो है तीसरे स्थान पे है। और इस सूची में जो है अंतिम स्थान उत्तर कोरिया को प्रदान किया गया है। उत्तर
कोरिया को प्रदान किया गया, जहाँ पे जो है तानाशाही व्यवस्था स्थापित है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर है विकल्प ए 142वें स्थान पे जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को रखा गया है। किस संस्था ने जारी किया है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। अप्रैल 2020 में पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? पहला विकल्प है नागालैंड, दूसरा विकल्प है आसाम, तीसरा विकल्प है केरल और चौथा विकल्प है पश्चिम बंगाल। तो पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला भारत का प्रथम राज्य है विकल्प ए नागालैंड। पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? नागालैंड है। 28 अप्रैल 2020 को जो है नागालैंड सरकार ने जो है पेट्रोलियम उत्पादों पर 6 रुपये पेट्रोल पर और 5 रुपये डीजल पर, मतलब यह पर लीटर में है, 6 रुपये पर लीटर और 5 रुपये पर लीटर उपकर लगाया है। तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। जितने भी प्रश्न मैंने इस टेस्ट श्रृंखला में रखा है, सभी प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप जरूर इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किन दो देशों के बीच मई 2020 में डायमर भाषा बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया? पहला विकल्प है भारत और नेपाल के मध्य, दूसरा विकल्प है चीन और पाकिस्तान के मध्य, तीसरा विकल्प है चीन और नेपाल के मध्य और चौथा विकल्प है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। तो इसका सही आंसर है चीन एवं पाकिस्तान के मध्य। मई 2020 में चीन और पाकिस्तान के मध्य जो है डायमर भाषा बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया है। यह सिंधु नदी के ऊपर बनाया गया है और इससे जो है कुल 4500 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाएगी। 4500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और अगर यह पूछा जाए कि यह बांध यह परियोजना कहाँ पर अवस्थित है, तो यह जो है खैबर पख्तूनख्वा, जिसे कोहिस्तान जिला के नाम से जाना जाता है, कोहिस्तान जिला में खैबर पख्तूनख्वा और डायमार जिला यह गिलगित बाल्टिस्तान में है। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में प्रख्यापित संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020 में संसद सदस्यों के वेतन में कितनी कटौती प्रस्तावित की गई है? पहला विकल्प है 30%, दूसरा विकल्प है 35%, तीसरा विकल्प है 20% और चौथा विकल्प है 25%। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए 30%। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020 7 अप्रैल 2020 को जो है यह प्रख्यापित किया गया और 6 अप्रैल 2020 को जो है मंत्रिमंडल की इस पर स्वीकृति प्रदान हुई। और इस अधिनियम में यह एक प्रस्ताव रखा गया। एक्चुअली हमारे जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि ने जो है यह एक प्रपोजल तैयार किया था, एक प्रस्ताव तैयार किया था कि चूँकि कोरोना-19 का प्रकोप जो है विश्व के सभी देशों में लगभग है, चूँकि हमारा एक देश अभी विकासशील देश है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। इसलिए हमारी सरकार ने यह खुद एक पहल की कि हम लोगों को जो वेतन प्राप्त होता है
उसमें 30% की कटौती की जाएगी और उक्त धनराशि को कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण में उपयोग में लाया जाएगा। तो अगर ये प्रश्न आता है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो यह जो है कब है, कितना है, 30% है। और उद्देश्य क्या था इसका, कोरोना वायरस से जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनके निराकरण के लिए। और पूछ लिया जाए कि कितने वर्षों के लिए इस वेतन में कटौती जो है कितने वर्षों के लिए की गई है, तो यह 1 अप्रैल 2020 से लागू है और 1 वर्ष की अवधि तक रहेगा। ये मतलब 1 वर्ष की अवधि तक यह प्रपोजल जो है तैयार किया गया है। 1 अप्रैल 2000 कब से लागू किया गया है, 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया है और यह 1 वर्ष तक अध्यादेश उपयोग में लाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2020 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। पहला विकल्प है 136वां, दूसरा विकल्प है 142वां, तीसरा विकल्प है 137वां, चौथा विकल्प है 139वां। हमारा सही आंसर है विकल्प डी 139वां कि वैश्विक शांति सूचकांक 2020 जिसे इंस्टीट्यूट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत को 139वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में कुल 163 देश सम्मिलित हैं। इनमें पहले स्थान पे है आइसलैंड, दूसरे स्थान पे है न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पे है पुर्तगाल, और भारत का स्थान कितना है, 139वां स्थान है। यह सब प्रश्न जो है परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इसे जो है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमारा 15वां और अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पाया पुल जिसे जो है पियर ब्रिज के नाम से जाना जाता है, तो इसका निर्माण किस राज्य में किया गया है। पहला विकल्प है मणिपुर, दूसरा विकल्प है मेघालय, तीसरा विकल्प है मिजोरम और चौथा विकल्प है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है विकल्प ए मणिपुर। फरवरी 2020 में जो है मणिपुर के तामेलांग जिले में जो है इसका उद्घाटन किया गया। एक नदी है माकरू नदी पर इसका उद्घाटन किया गया था और 100 मीटर ऊंचा जो है पुल, 100 मीटर ऊंचा पुल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस पुल का निर्माण कौन करेगा, ये भी प्रश्न आता है। तो इस पुल का निर्माण जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाएगा। और इसका जो है एक महत्वपूर्ण ये है कि 111 किलोमीटर लंबे एक है रेल मार्ग है वहाँ पे मणिपुर में जिरीबाम। कौन सा है, जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेल मार्ग है, उसी का यह एक भाग है, उसी का यह एक पार्ट है। तो अगर ये प्रश्न आता है सबसे ऊंचा पियर ब्रिज जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है, मणिपुर में बनाया जा रहा है, वर्तमान में उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई जो है 100 मीटर है। किस नदी तट पर बनाया जा रहा है, माकरू नदी तट पर बनाया जा रहा है। इसमें एक चीज़ और है, अभी अगस्त में ही जो है एक और प्रपोजल आया है कि इसकी ऊंचाई जो है 141 मीटर की जाएगी, जो कि विश्व में सबसे ऊंचा पियर ब्रिज होगा।
विश्व में सबसे ऊंचा पियर ब्रिज होगा। उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 141 मीटर। जबकि यूरोप में 139 मीटर ऊंचाई है अभी तक जो है। अगर देखा जाए करंट स्थिति में तो यूरोप में है सबसे ऊंचा जो है पियर ब्रिज 139 मीटर ऊंचा है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज होगा अगर इसको जिस रूप में इसकी प्लान बनाई गई है वह उसमें क्रियान्वित हो जाती है। वर्तमान में कितनी है? 100 मीटर है और भविष्य में जो है 141 मीटर करने का लक्ष्य है। कौन इसका निर्माता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो मित्रों, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार जो है चैनल पे आए हैं, तो एक बार इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा जो लक्ष्य है वह लक्ष्य प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।